वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप एक्ट का फोर्थ वीडियो कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो 8 जनरल ड्यूटीज़ हैं पार्टनर की। ये मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं, जिसका मतलब है कि इन ड्यूटीज़ को पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये ड्यूटीज़ लाजमी हैं, इन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते, और ये ड्यूटी हर पार्टनर की होगी। और मोस्टली ड्यूटीज़ जो हैं ये टुवर्ड्स अदर पार्टनर्स हैं। तो इन 8 ड्यूटीज़ को वन बाय वन कवर करें तो पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, यानी एक दूसरे के साथ इंसाफ के साथ चलना, एक दूसरे के साथ वफादारी के साथ चलना, एक दूसरे के साथ बेस्ट इंटरेस्ट में चलना। एन आइडियल पार्टनरशिप इज़ वन वेयर देयर इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस and spirit of helpfulness among partners. As such, every partner must be just and faithful to his co-partner. He must observe utmost good faith, यानी बेहतर से बेहतर फायदा, एंड फेयरनेस, और फेयरनेस के साथ के ज़ाती फायदे के बजाय देखा जाए कि ओवरऑल सही बात क्या है टुवर्ड्स अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो एक पार्टनर को जो है वो अपने इंडिविजुअल बेनिफिट से ज़्यादा कॉमन ऑल द पार्टनर्स के बेनिफिट को फोकस करना चाहिए। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। सलीम, नईम, करीम एंड रहीम established a partnership for refining sugar। तो ये 4 पार्टनर्स हैं। रहीम was considered expert in the job of buying sugar, thus he was entrusted with the duty of purchasing sugar for the firm। Rahim himself was a wholesale dealer in sugar। He, unknown to his co-partners, supplied to the firm at the market price with sugar previously bought by himself from his own resources when the price was lower, and he so made considerable profit। तो यहाँ पर देखें कि रहीम का जो एक्ट है वो नामुनासिब है। अपने पार्टनर से छुपाकर उसने फर्म को मार्केट प्राइस पर जो है शुगर दी, और वो शुगर उसने पहले ही, जब उसे अंदाज़ा था कि जी मार्केट में रेट लो है, तब उसने खुद ख़रीद के अपने पास रख ली थी। उसके बाद अपने पार्टनर्स को, फर्म को जो है उसने वो महंगी करके बेची जब मार्केट में रेट बढ़ गया था। तो और उससे उसने प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर उसने फर्म के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने पर्सनल गेन के बारे में ज़्यादा सोचा। तो यहाँ पर जो है उसने जो ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल है उसकी ब्रीच की है। उसको ये करना क्या चाहिए था? उसे करना ये चाहिए था कि जब उसे अंदाज़ा था कि मार्केट में रेट बढ़ सकता है, तो उसे फर्म को तब एडवाइस करना चाहिए था कि जी शुगर परचेज कर ली जाए, और तब वो परचेज करता। सलीम, नईम एंड करीम सूड फॉर द प्रॉफिट्स thus made by him। Yes, Rahim is accountable to the firm for the profit thus made by him because he had failed in his duty to observe utmost good faith towards other partners and to make fullest disclosure of all facts to them। Second duty है duty to carry on business to the greatest common advantage। इन अ वे ये जो हमने फर्स्ट ड्यूटी पढ़ी थी वैसी ही बात है, और इसमें भी वही बात आएगी कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी फोकस इस पर करना है जिसमें सबका फ़ायदा हो, सिर्फ पर्सनल फ़ायदे के अलावा। तो ये भी एक और एंगल है सेम ड्यूटी को डिस्क्राइब करने का। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। इट implies that every partner must use his knowledge and skill for the benefit of the firm and not for his personal gain। He must conduct the business with the best of his ability and secure maximum benefits to the firm। So, Salim, Naeem, Kareem and Rahim, 4 persons की partnership, established a partnership for refining sugar। Rahim was considered expert in the job of buying sugar। He was entrusted with the duty of purchasing sugar for the firm। अब हुआ क्या? अजमल who is cousin of Rahim was a wholesale dealer in sugar। Rahim bought sugar from Ajmal despite the fact that the rate was higher than the market rate। For same quality, Rahim has breached his duty to carry on business to greatest common advantage of all the partners
तो उसने जो है बेसिकली देखें तो पार्टनर्स के साथ एक किस्म की ड्यूटी को ब्रीच किया है, और उसने अपने फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को जो है एक गेन पहुंचाने की कोशिश किया। तो ही हैज़ बीन फोकस्ड ऑन पर्सनल गेन रादर देन टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ हिज पार्टनर्स एट द फर्म, so he has breached the duty to carry on the business to the greatest common advantage. थर्ड ड्यूटी है टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, के जो भी हिसाब किताब है वो अपने को पार्टनर्स के साथ शेयर किया जाए, एक तो मेंटेन भी किया जाए और जो जो चीज़ों में डील कर रहे हैं, और उसके बाद उसको शेयर किया जाए। एवरी पार्टनर मस्ट रेंडर ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट to his co-partner. It implies that each partner must be ready to explain the account of the firm and produce vouchers in support of the entries. तो जो उसका एविडेंस है, बिल्स हैं, वो सारे उसको प्रोड्यूस करने चाहिए। नो पार्टनर शुड थिंक ऑफ मेकिंग अ सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by आफ्ताब only. अब जब बिजनेस सिर्फ आफ्ताब मैनेज कर रहा होगा तो जाहिर बात है कि अकाउंट्स भी उसी के पास होंगे। एंड बादल एंड चांद विल नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, यानी वो साइलेंट पार्टनर है। आफ्ताब मस्ट रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म टू बादल एंड चांद। तो जो अकाउंट्स हैं वो आफ्ताब के पास होंगे और आफ्ताब को ही अकाउंट्स जो हैं वो रेंडर करने चाहिए, देने चाहिए बादल एंड चांद को, ताकि बादल एंड चांद भी फर्म के इशू समझ सकें। वो मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं ले रहे, लेकिन एज अ पार्टनर उनका राइट बनता है और आफ्ताब की ड्यूटी बनती है कि अकाउंट्स जो है मेंटेन किए जाएँ और एक्सप्लेन किए जाएँ। फोर्थ ड्यूटी है टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। अ पार्टनर मस्ट गिव फुल इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टनर इन रिलेशन टू एवरीथिंग अफेक्टिंग द पार्टनरशिप। सेम सिनेरियो है। Aftab, Badal and Chand started a business of trading in light bulbs together. Under the name Solar Traders, they decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. And Badal and Chand will not take any active part in the management. तो यहाँ पर भी क्योंकि बिजनेस जो है वो आफ्ताब मैनेज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आफ्ताब के पास ही बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो ही मस्ट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग टू द अदर पार्टनर्स। फिफ्थ ड्यूटी है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कास्ड बाय फ्रॉड। अगर एक पार्टनर किसी तरीके से फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है और उसकी वजह से फर्म को नुकसान होता है, तो उस पार्टनर को अपने जो को पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट करना होगा, उनको इंडेमनीफाई करना होगा जो नुकसान उसके एक्ट की वजह से हुआ। सो एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कास्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। अब इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। हबीब, अरसलान एंड अदील are partners in a firm. Habib sold an item to third party by fraud without consent of Arslan and Adil. The firm had to pay the compensation and bear the loss. Habib must indemnify Arslan and Adil for loss so caused to them. अब देखें, जब थर्ड पार्टी को विद फ्रॉड किया तो बाद में जब वो फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ होगा तो थर्ड पार्टी ने जो पैसा लिया होगा वो हबीब, अरसलान और अदील तीनों को देना पड़ा हो टू थर्ड पार्टी। अब हबीब का फॉल्ट तो था, बाकी दो लोगों का फॉल्ट नहीं था, तो सारा अल्टीमेटली क्या होगा, थर्ड पार्टी को तो तीनों को मिलकर देना पड़ा, फर्म की तरफ से पैसे देने पड़े। तो हबीब को जो अरसलान और अदील को नुकसान हुआ है वो भी हबीब को कवर करना चाहिए। सिक्स ड्यूटी है ड्यूटी टू बी लायबल ज्वाइंटली एंड सेवरली, यानी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। Every partner is liable jointly with all the other partners and also severally means separately to third parties. अच्छा, ज्वाइंटली में ये होता है कि एक थर्ड पार्टी फर्म पर केस करती है और तमाम पार्टनर्स पर यानी इकट्ठे केस होता है और तमाम पार्टनर्स मिलकर उसकी लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। और सेवरली का मतलब है कि अगर थर्ड पार्टी उनमें से किसी एक पर केस कर दे तो सारे पैसे वो उसी एक से रिकवर कर सकते हैं, और फिर जब वो उस एक से सारे पैसे रिकवर कर लेते हैं तो वो अपने फिर बाकी पार्टनर से बाद में कंट्रीब्यूशन ले सकता है
इसको हम अपने नेक्स्ट एरियाज के अंदर भी कवर कर रहे होंगे, जहां हम लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स को कंपेयर करेंगे। सो ये लाइबिलिटी होती किसकी तरफ है? टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज होती है। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही द पार्टनर, द थर्ड पार्टी मे टेक लीगल एक्शन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ डेट और लॉस इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ऑल द पार्टनर्स ज्वाइंटली या एनी इंडिविजुअल पार्टनर। तो अगर हम कहते हैं कि तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, सो तीनों के अगेंस्ट एक ज्वाइंट केस भी कर सकती है थर्ड पार्टी, और सिर्फ ए के अगेंस्ट केस करके सारे पैसे भी रिकवर कर सकती है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज नॉट ओनली ज्वाइंट एंड सेवरल बट आल्सो अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि जो पैसे पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उसके अलावा उनके पर्सनल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी वगैरह को भी बेचकर पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। सिनेरियो है जी, बाबर, चांदियो एंड दिलावर are in partnership. Babar purchases equipment for the partnership business. The equipment itself cost 20,000 and the installation cost for rupees 15,000. There is a dispute with the supplier and the firm refuses to pay the installation cost. यानी 20,000 पे कर दिए, 15,000 पे नहीं किए. The supplier decide to sue for the unpaid 15,000. If the supplier succeed in his action, all the partners will be liable jointly for the 15,000 liability. लेकिन सप्लायर के पास जो है वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि ही कैन सू ऑल थ्री पार्टनर्स ज्वाइंटली, ही कैन सू एनी इंडिविजुअल पार्टनर, बाबर पे, चांदियो पे या दिलावर पे, किसी एक पर केस कर दे। इफ ही चूजेस टू सू बाबर, लेट्स से दिस वन, he and succeed with his claim, बाबर will be required to pay the supplier, यानी पूरे 15,000 बाबर को पे करने पड़ जाएंगे। फिर क्या होगा कि 5,000 ईच दिलावर से वो ले सकता है और चांडियो से ले सकता है। टू ऑब्टेन फ्रॉम हिज पार्टनर चांडियो एंड दिलावर देयर शेयर ऑफ द लाइबिलिटी दैट दे ओ नाउ, तो फिर बाबर से वो पूरे 15,000 ले लेगा, बाद में दिलावर और चांडियो जो 5,000 बाबर को देंगे। तो अल्टीमेटली तो तीनों पे 5,000 ईच का ही इशू आ जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी के पास ये चॉइस है कि वो सब पे केस करने के बजाय किसी एक पर केस फाइल करे और अपने पूरे पैसे रिकवर कर ले। 7 ड्यूटी है ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, यानी जो पार्टनर्स के साथ उसकी अथॉरिटी डिसाइड हुई है कि ये काम करना है ये नहीं करना, तो उसे अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज एक्चुअल और अपेरेंट अथॉरिटी, वेर ही एक्सीड्स द अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन हिम एंड द फर्म सफर द लॉस। अथॉरिटी से एक्सीड करता है, फर्म को नुकसान हो जाता है, ही शैल हैव टू कंपनसेट द फर्म, यानी अपने को पार्टनर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा ऐसे लॉस के लिए, अनलेस द अदर पार्टनर्स रेटिफाई। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अदर पार्टनर्स जो हैं वो रेटिफाई। अब रेटिफाई का मतलब हमने एजेंसी के चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक काम हो जाने के बाद जब उसको अप्रूव कर दिया जाता है तो उसे रेटिफिकेशन कहते हैं। तो बाज़ औक़ात एक ऐसा होता है कि एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, फर्म को लॉस हुआ, लेकिन जो उसके साथी पार्टनर्स हैं वो समझते हैं कि ठीक है, इट हैपेंड, और वो कहते हैं कि तुम अकेले सारा लॉस ना बियर करो, हम चाहते हैं कि ये फर्म इस नुकसान को बर्दाश्त कर ले, लेकिन फ्यूचर के लिए हम कुछ पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर बाकी पार्टनर्स रेटिफाई कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, यानी उसके एक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर फर्म ये लॉस बियर करेगी और उस इंडिविजुअल पार्टनर को वो लॉस अपने को पार्टनर्स को कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर हम एक सिनेरियो देख लेते हैं। साजिद, माजिद एंड वाजिद are partners in a firm. By an agreement, they decide that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of 50,000 without the consent of other partners. तो जो उन्होंने वैल्यू डिसाइड की हुई थी दैट वाज 50,000. साजिद सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 70,000 ऑन क्रेडिट विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स. तो यहाँ पर क्लियरली साजिद ने ब्रीच कर दी. द कस्टमर डिफॉल्टेड. अब क्रेडिट पर सेल की थी और कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट कर गया, तो 70,000 का फर्म को नुकसान हो गया. तो साजिद हैज़ टू कंपनसेट द फर्म फॉर लॉस काज ड्यू टू हिम. ये सारा लॉस साजिद को बेयर करना चाहिए. माजिद और वाजिद की इसमें गलती नहीं है. ड्यू टू हिम एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया. हाउएवर माजिद एंड वाजिद
मे रेटिफाई हिज एक्ट एंड इन दैट केस फर्म बेयर लॉस करेगी, फिर यानी 70,000 जो है रेटिफाई हो गया, तो फिर 70,000 का लॉस तीनों पार्टनर्स मिलकर बेयर कर रहे होंगे। एट्थ एंड लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और ये सेवन्थ ड्यूटी से की एक्सेप्शन भी कह सकते हैं आप, कि वैसे तो अथॉरिटी से एक्सीड नहीं करना होता, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अथॉरिटी से एक्सीड करना होता है ताकि फर्म को लॉस से बचाया जा सके, और फिर ऐसे में नहीं बचाएंगे तो वो आप अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहे होंगे। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, as would be done by a person of ordinary care in his own case acting under similar circumstances. He can even exceed his authority in order to save the firm from any loss. यानी रूटीन में तो देखें अथॉरिटी से एक्सीड करना ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में लॉस से बचाने के लिए अथॉरिटी से भी एक्सीड किया जा सकता है। तो वाजिद, यासिर एंड जाहिद are partners in a firm. By an agreement, they decide that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of rupees 50,000 without the consent of other partner owing to a sudden slump in the market. अब ये देखें हालात, देखें इमरजेंसी के हालात हैं। The prices crashed. Yasir, in order to save the firm from loss, sold all the stock worth 5 million without consulting any other partner. So 100 times the value. लेकिन ये ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी थी। सच एन एक्ट वुड बाइंड द फर्म, और पार्टनर जो है उसने अपनी ड्यूटी पूरी की है। एक और सिनेरियो देखते हैं। जमाल, अ पार्टनर रिसीव्स गुड्स एट कराची फॉर बीइंग सेंट टू परचेजर एट लाहौर। जमाल में सेल द गुड्स एट कराची इफ द गुड्स विल नॉट बेयर द जर्नी टू लाहौर विदाउट स्पॉइलिंग। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं और आप समझते हैं कि लाहौर भेजने तक तो वो ख़राब हो जाएंगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारा नुकसान हो जाएगा, तो वो कराची में ही बेच सकते हैं ताकि कम लॉस हो, कुछ ना कुछ उन गुड्स से पैसे मिल जाएं। सो ये 8 ऐसी ड्यूटीज़ थी, आपने याद रखना है। जनरल ड्यूटीज़, इन्हें मैंडेटरी ड्यूटीज़ भी कहते हैं, कंपलसरी ड्यूटीज़ भी कहते हैं, जिसमें ये ड्यूटीज़ एग्रीमेंट के थ्रू भी पार्टनर्स चेंज नहीं कर सकते। ये उनकी ड्यूटीज़ हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।